लोगों ने वीडियो लेक्चर सीरीज के तीनों पार्ट देखे होंगे। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम पूरी तरीके से पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ड्यूक मेटरनिख ने एक बात बोली थी कि किस तरीके से पूरा का पूरा फ्रांस जो है वो छींकता है और उसके बाद पूरे यूरोप को जुकाम होता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि पूरे के पूरे यूरोप के अंदर जो मिडिल क्लास धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था, उसकी वजह से किस तरीके से यूरोप के बहुत से हिस्सों में क्रांति आई, और वही अब इस चैप्टर के मेन पॉइंट पे हमें लेके आ रहा है। वीडियो लेक्चर सीरीज के चौथे पार्ट में आज हम देखने वाले हैं कि बहुत सारे क्रांतिकारी बन रहे थे और मिडिल क्लास होने की वजह से इन्हीं लोगों ने राजा के शासन को ख़त्म करने के बाद डिमांड करी कि कहीं पर भी अगर नेशनलिज्म की शुरुआत होगी तो सिंगल करेंसी, सिंगल भाषा, सिंगल फ्लैग, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब के बेस पर ही चीज़ों की शुरुआत होगी। 1815 के अंदर जब फ्रांस के हेड को मार दिया, मतलब 1815 में नेपोलियन को जब मार दिया गया, तो पूरी फ्रांस के अंदर कहानी जो थी दोबारा से कंजर्वेटिव गवर्नमेंट यानी कि रूढ़िवादी सरकार की हो चुकी थी। ट्रीटी ऑफ वियना में हमने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। लेकिन उसी टाइम पीरियड में दूसरी जगहों के मिडिल क्लास यानी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन या लैंड ऑनर्स, एरिस्टोक्रेसी क्लास के अलावा छोटे मोटे आर्टिशंस, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, इन लोगों ने पूरे के पूरे यूरोप के अंदर इस चीज़ की शुरुआत करी कि हम लोगों को राजा का सिस्टम हटाकर एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम बनाना पड़ेगा। उसमें से एक कहानी आपके इटली के यूनिफिकेशन के बारे में। इटली जो था उस समय पूरे के पूरे अलग अलग हिस्सों में लोगों के कंट्रोल में था, इसीलिए इटली में क्रांति नहीं हो पा रही थी। सबसे पहले पूरे इटली को एक करा जाएगा, एक भाषा के आधार पर एक करा जाएगा, उसके बाद पूरे इटली को आज़ाद करवाया जाएगा। लेकिन इटली के यूनिफिकेशन की हिस्ट्री अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे आप देखोगे इटली का उस टाइम पीरियड पे एक व्यक्ति ग्यूसेपे मज़्ज़नी, अगर आप देखो 1815 की घटना के बाद इन लोगों ने, जो ये लिबरल्स नेशनलिस्ट लोग थे, इन लोगों ने कहा कि भैया हम लोगों को अपने इटली को यूनिफाइड करने के लिए, जिस तरीके से फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा बोलने वालों ने क्रांति कर दी क्योंकि वहाँ पे एक ही भाषा बोली जाती है, तो हमारे इटली में क्यों नहीं ऐसा हो सकता। इसीलिए गुच्ची मज़्ज़नी जो इटालियन रेवोल्यूशनरी पर्सन थे, वो 1807 में बॉर्न हुए थे। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जब वो 24 साल के थे। सीक्रेट सोसाइटी कौन सी बनाई थी उन्होंने बनाई थी, पहला यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप। आप कह सकते हो कि इनको एग्जाइल भेज दिया गया था 1831 में, लेकिन इन्होंने पहला स्टेप ले लिया था कि पूरे के पूरे इटली के अंदर एक भाषा बोलने वाले लोगों को सबसे पहले एक साथ होना पड़ेगा। जब वो एक साथ होंगे, एक भाषा बोलेंगे, तो वो क्रांति की भी मांग कर सकते हैं। तो अगर आप उस टाइम पीरियड के इटली को देखो 1815 में, तो पूरा का पूरा इटली किसी एक के कंट्रोल में नहीं था। उस टाइम पीरियड पे आप कह सकते हो किसी एक को राजा तो बनाना था या पहले से राजा था, यानी कि अगर आप देखो सर्डिनिया और पिडमाउंट ये इटालियन स्पीकिंग पीपल थे, यहाँ पे इटली भाषा बोली जाती थी, लेकिन रेस्ट इटली जो था वो किसी और के कंट्रोल में भी था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा गया, इन सभी लोगों ने अपना अपना रोल निभाया। ग्यूसेपे मज़्ज़नी, ग्यूसेपे गैरिबाल्डी, द काउंट द कावो और विक्टर इमैनुअल सेकंड। विक्टर इमैनुअल सेकंड जो थे वो सर्डिनिया पिडमाउंट के इटालियन किंग थे उस टाइम पीरियड पे, लेकिन पूरा इटली उनके कंट्रोल में नहीं था। और जूसेppe मज़्ज़नी जो था उसने कहा कि सबसे पहले तो हमें पूरी इटली पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, पूरा इटली यूनिफाइड करने की ज़रूरत है और पूरी इटली के अंदर एक राजा होगा। और जब एक राजा होगा तो आपको पता है टैक्स बैरियर ख़त्म हो जाएंगे, और टैक्स बैरियर जब खत्म हो जाएंगे तो लिबरल थॉट का मतलब यही था, टैक्स बैरियर जब खत्म हो जाएंगे तो विचारधाराएं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचने में बड़ी आसानी से हो सकता है। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है। इटली हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री। पॉलिटिकल सेगमेंट की बात करें कि कैसे कैसे दूसरे लोगों के कंट्रोल में आया, तो वो बहुत पुरानी स्टोरी हो सकती है, उसे हमें इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि वो कंट्रोल में कैसे गया, ये कंट्रोल में कैसे गया, ये कंट्रोल में कैसे आया। लेकिन हमें पता है कि उस टाइम पीरियड पे बहुत स्टेट्स के अंदर मल्टी डायनेस्टी जो थी राज करती थी। अगर हम हैब्सबर्ग एम्पायर को देखें इटली के अंदर, तो 19वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड पे अगर आप देखो तो काफ़ी कंट्रोल हैब्सबर्ग एम्पायर का था, और इटली उस टाइम पीरियड पे 7 स्टेट्स में डिवाइड था। अगर आप देखो ये सारा का सारा 7 स्टेट्स है। कलर आप अलग अलग देख सकते हो, एक कलर ये रहा, ठीक है, 1 2 है ना, उसके बाद 3 4 5 6 और ये 7 स्टेट्स में डिवाइड था। और मेन मकसद ये था कि ये जहाँ पर भी अलग अलग डायनेस्टी राज कर रही है, छोटे छोटे राजा राज कर रहे हैं, इनको वॉर के थ्रू हराया जाए और हराने के बाद पूरी इटली यूनिफाइड कर दी जाए। तो आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन यही आता है कि आप बताओ कि इटली का यूनिफिकेशन हुआ कैसे होगा। तो पहला नाम ग्यूसेppe मज़्ज़नी का ज़रूर आता है क्योंकि उन्होंने पहला स्टेप लिया। आप देख सकते हो ओनली सर्डिनिया पिडमाउंट जो था वो इटालियन प्रिंस के द्वारा रूल करा जा रहा था, वो था विक्टर इमैनुअल सेकंड, इनके द्वारा ही रूल करा जा रहा था।
लेकिन बाद में जाके अगर आप देखो नॉर्थ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो था, ये वाला पार्ट उस समय ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में ये वाला पार्ट था। तो ऐसे में ये वाला पार्ट सबसे पहले जीता जाएगा, ये वाला पार्ट सबसे पहले जीता जाएगा। इसको जीतने की कहानी क्या थी? इसको जीतने की सिंपल सी कहानी थी, मतलब बता रखा है कौन कौन सा किसके कंट्रोल में था। ये वाला ऑस्ट्रियन एम्पायर के कंट्रोल में था, 2, 3, 4 आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये वाला पॉप यानी कि पेपल स्टेट के कंट्रोल में था, यानी कि पॉप्स के कंट्रोल में था। और दूसरा सदर्न मोस्ट ये वाला पार्ट, ये उस समय स्पेन के राजा के कंट्रोल में था। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले इन बड़े स्टेट्स को लड़कर जीतने की ज़रूरत है, और उसके लिए सभी लोगों ने अपना रोल निभाया। सबसे पहले हमें पता था इटालियन रेवोल्यूशन, इस व्यक्ति ने क्या करा, इस व्यक्ति ने सीक्रेट सोसाइटी बनाई, इसकी वजह से इसको जेल जाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो उस समय चीफ मिनिस्टर थे काउंट द कावर, मुख्य मंत्री नहीं कह सकते, मुख्य प्रधानमंत्री या मुख्य पर्सन बोल सकते हैं, जिन्होंने इटली के यूनिफाइड करने के लिए, ना तो वो रेवोल्यूशनरी पर्सन थे ना वो डेमोक्रेट्स थे, लेकिन फिर भी इटली को एक करने के लिए इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहले ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को हराने के लिए 1859 में एक वॉर लड़ी। उसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी कूटनीति से इस्तेमाल करा। उन्होंने फ्रांस की जो भी आर्मी थी उनका इस्तेमाल करा, और फ्रांस की आर्मी का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर यानी कि ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा उन्होंने 1859 में अपने कंट्रोल में ले लिया। यानी कि अब राजा जो विक्टर इमानुएल सेकंड है, अब वो यहाँ से लेके यहाँ तक का राजा और यहाँ का राजा वो बन चुका है। कब? 1859 में। एंड इस बैटल का नाम अगर आप देखें तो 24 जून 1859 में ये बैटल हुई थी, और इस बैटल को जीतने वाले व्यक्ति को श्रेय काउंट द कावर को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर जो था वो इटालियन पावर के हाथों में सौंप दिया। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन आता है आपका गुइसेपी गैरिबाल्डी। गुइसेपी गैरिबाल्डी अगर आप देखो तो उन्होंने एक अपनी आर्म वॉलंटियर बनाई। मतलब इन्होंने क्या करा उस टाइम पे 1860 के अंदर, अगर आप 1860s देखो तो टू सिसिलिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलिया, कौन सा? ये वाला पार्ट। उस टाइम पीरियड में इन लोगों ने बहुत बड़े लोकल किसानों का इस्तेमाल करा, और लोकल किसानों का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने किंगडम ऑफ टू सिसिलिया स्टेट इसको हरा दिया, और स्पेन से अपना कंट्रोल जो था हटवाने के बाद पूरा इटालियन का कंट्रोल इसमें आ गया। गुइसेपी गैरिबाल्डी जो थे वो इटली को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति माने जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे इंडिया के अंदर महात्मा गांधी को एक इम्पॉर्टेंट किरदार आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने जनता को एक साथ करा और बहुत कुछ करा, है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, और हमने हो चिन मिन का नाम पहले भी पढ़ा था। तो इटली को बनाने के लिए अहम रोल जो निभाया गया था वो गुइसेपी गैरिबाल्डी का था, जो बहुत बड़ा स्टेज जो था उन्होंने कंट्रोल में ले लिया। मेन था पेपल स्टेट, पेपल स्टेट बाद में जाके अपने आप ही अंडर में आ गया, और फाइनली 1861 में विक्टर इमानुएल सेकंड को पूरी इटली का, यूनाइट इटली का पूरी तरीके से राजा बना दिया गया। तो आप ये कह सकते हो किस किस का क्या क्या रोल था, आपकी एनसीईआरटी में बताया हुआ है। जेसुवी मज़नी, जिन्होंने इटली के स्वतंत्रता सेनानी के सबसे मशहूर थे, उनका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था। वे स्वयं व्यापारी नौसेना के एक नाविक थे। 1843 में उनकी मुलाकात मज़नी से हुई। वह यंग इटली आंदोलन से जुड़े, और 1834 में पिडमोंट के गणतंत्रीय विद्रोह में उन्होंने भाग लिया। यह विद्रोह कुचला गया और गैरिबाल्डी को दक्षिण अमेरिका भगाना पड़ा, जहां वह 1848 तक निर्वासित यानी कि जेल में रहे। 1854 में विक्टर इमानुएल सेकंड का समर्थन किया, जो इटली राज्य को एकीकृत करने का प्रयास कर रहे थे। नॉर्मल सी बात है। 1807 में गुइसेपी गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली यानी कि जो आपका स्पेन वाला कंट्रोल था वहाँ पर एक हज़ारों संख्या में लोगों को जोड़कर एक अभियान चलाया। इस अभियान में बहुत सारे लोग जो है वॉलंटियर्स जुड़े, और उनकी संख्या लगभग 30,000 से ज़्यादा थी। इन्हें रेड शॉट के नाम से पुकारा जाता है। और यहाँ पे फाइनली अगर आप देखो तो ये पिक्चर दिखाती है कि किस तरीके से गुइसेपी गैरिबाल्डी जो थे वो विक्टर इमानुएल सेकंड को एक तरीके से जूता पहना रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई देखो पूरा इटली अब जो है आपके कंट्रोल में आ चुका है। तो इसलिए कह सकते हैं कि 1857 में गुइसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में बहुत सारे लोग जो थे पेपल राज्यों में लड़ने के लिए रोम के जो उस समय लोग थे उनके पास चले गए थे, और फाइनली उन्होंने अपनी सेना का इस्तेमाल करके फ्रांस में पेपल स्टेट जो है उनको भी हराया। और 1870 में जब पर्शिया में युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपनी सेना हटाई, तब जाकर पेपल राज्य अंत में इटली में शामिल हो गया। इस तरीके से पेपल स्टेट को फ्रांस का भी मतलब एक तरीके से साथ था, लेकिन उन्हें पता चला कि पूरा हिस्सा जो है अब इटालियन लोगों के कंट्रोल में आ गया, तो इन्होंने भी सरेंडर कर दिया। तो इस तरीके से इटली का एकीकरण हुआ और इटली फाइनली जो है यूनिफाइड हुआ।
अब इटली को कई लंबा समय लगेगा, इटली को बहुत लंबा समय लगेगा कि वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगी, धीरे धीरे करके फिर चीज़ों को ठीक करा जाएगा। लेकिन मेन सबसे बड़ी बात थी कि पूरे के पूरे इटली को एक कर लिया गया, और वहाँ पर अब फ्रांस की तरह एक ही भाषा बोलने वाले लोग आ गए, और एक ही कल्चर आ गया, एक ही खान पान सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे टैक्स के बैरियर ख़त्म हो जाएंगे, जनता एक दूसरे से कनेक्ट होगी, और राजा का विद्रोह ये लोग कर देंगे। अगेन मैंने कहा, सबसे पहले किसी भी स्टेट के अंदर अगर लोगों को एक साथ आना है तो उस टाइम पीरियड पे आप देखोगे सबसे पहले एक भाषा, एक कल्चर, एक सोसाइटी का होना ज़रूरी है। तो ये आपने फ्रांस में पहले देखा था, लेकिन 1815 में फ्रांस में ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी। अब पर्शिया स्टेट के अंदर भी सेम ऐसा ही होगा। पर्शिया के अंदर जर्मन भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा थे। अब वो कैसे पावर में आएंगे वो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो सीरीज़ में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।